जय हिंद के साथ आज के दिन की शुरुआत करना चाहूँगा। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय डियर सिटीजन्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। 26 जनवरी 2022 है आज, और आप सभी का क्यूरियसली एजुकेशन में बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। मैं हूँ प्रशांत मावानी। दोस्तों, रिसर्च कहती है अगर आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी का आपका दिन जो है वो भी और ज़्यादा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बन जाता है। स्टार्ट योर डे विद क्यूरियसली पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन ऑल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। आगे बढ़े उससे पहले अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो सीरीज़ को, इस वीडियो लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अब खुद देख लीजिए, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि इस सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है। तो प्लीज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको इस वीडियो सीरीज़ को उन सारे रेगुलर स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है जिनके साथ एक कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज फर्स्ट टॉपिक, हिंदुस्तान एंड द 5 स्थान्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दोस्तों, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, 5 देश हैं सेंट्रल एशिया के: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। चलिए सबसे पहले तो इनको हम मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की, मध्य एशिया, और इसके 5 देश हैं। ये रहा हमारा देश भारत। भारत के थोड़े अगर हम ऊपर आएँ तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से थोड़े ऊपर आपको एक छोटी सी अफ़गानिस्तान की एक बॉर्डर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक क्षेत्र है अफ़गानिस्तान का, और उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है सेंट्रल एशिया। तो ये रहा तजिकिस्तान। तजिकिस्तान के नेक्स्ट में है उज़्बेकिस्तान। ये रहा तुर्कमेनिस्तान नाम का देश, दिस इज़ उज़्बेकिस्तान। और यहाँ पर है किर्गिस्तान, एज यू कैन सी। और सबसे बड़ा देश जो है इन 5 देशों में, दैट इज़ कजाकिस्तान। तो फिर से एक बार, सबसे नॉर्थ में है कजाकिस्तान। थोड़ा आप नीचे आते हैं तो लगभग एक लाइन में आपको 3 देश देखने को मिलते हैं: किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और नीचे हैं तजिकिस्तान। तो आई एम श्योर अब इन देशों का लोकेशन जो है वो आपको पता चल गया है। आपको रशिया यहाँ पर देखने को मिलता है, कैस्पियन सी यहाँ पर हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, और यहाँ पर हैं चाइना। अरल सी जो है वो भी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। इसकी भी एक खासियत है, फ्यूचर में अभी अगर कोई अरल सी के साथ जुड़ी हुई कोई बात आती है देन विल टॉक अबाउट इट। अब हिंदुस्तान एंड द 5 स्थान्स। आज हम भारत और इन 5 देशों के जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे साथ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इतिहास की बात करें तो सिल्क रूट का जो समय था उस टाइम पर भी दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि भारत और इन 5 देशों के बीच में ट्रेड लिंक्स थे, व्यापार। यहाँ से सामान वहाँ पर जाता था और बहुत सारा सामान वहाँ से भारत आता था। फिर कोल्ड वॉर की जब से शुरुआत हुई यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, उस टाइम पर भी दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे थे। मुगल डिनेस्टी की बात करें तो बाबर जो था, जो अकबर के ग्रैंडफादर, बाबर, हुमायूं के फादर, तो बाबर जो हैं इनका जन्म हुआ था फरगना वैली में, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। तो ये भी एक कनेक्शन है मुगल डिनेस्टी का, और मुगल डिनेस्टी के ये जो बाबर थे उनका जन्म यहाँ पर हुआ, और फिर यहाँ पर आते हैं, एंड देन वी नो द हिस्ट्री, राइट। तो ये एक ओल्ड कनेक्शंस इन देशों के बीच में हैं। अब इन देशों की सबसे अच्छी बात जो ये है वो ये कि ये सबसे सेक्युलर इस्लामिक देश है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुगल डिनेस्टी के बारे में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इतनी बात भी नहीं करते। दे आर इंटरेस्टेड इन सेक्युलरिज्म। जो अलग अलग इस्लामिक देश हैं दुनिया के, उनमें से सबसे सेक्युलर देशों की अगर हम बात करें तो ये हैं ये 5 सेंट्रल एशियन देश। इनके लीडर्स जो हैं उन्होंने हमेशा से रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखा है, कि जो डिवाइड एंड रूल वाली जो सिस्टम है वो नहीं है यहाँ पर, राइट। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, धर्म जो है वो अपनी जगह पर है। देयर इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न एजुकेशन आर वर्थ एम्यूलेटिंग।
मॉडर्न एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारे देश में वे सारे स्टूडेंट्स जो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलग अलग जो जर्मनी एक्सेट्रा, ये सारे जो देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पर एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वे सारे लोग, वे सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इन सारे एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, वे इन सेंट्रल एशियन देशों में जाते हैं, भारत से ऑफ कोर्स, और वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन जो है उसकी पढ़ाई करते हैं और फिर वहाँ से डिग्रीज लेकर भारत वापस आकर फिर अपना प्रोफेशन जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जिस प्रकार से इन देशों ने मॉडर्न एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, इससे भारत जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। अब मैंने आपको अफगानिस्तान की बॉर्डर भी दिखाई थी। अब अफगानिस्तान में किसका राज आ गया है? तालिबान का। तो ये सारे देश जो हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तुर्कमेनिस्तान करता है, उज़्बेकिस्तान करता है, तजिकिस्तान करता है, इन देशों के लिए, और इनके बाद ये जो दूसरे देश हैं जो फिजिकल बॉर्डर शेयर नहीं करते लेकिन कल्चरली जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं, तो इन देशों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये है कि ये जो इस्लामिक रेडिकलिज्म की शुरुआत अफगानिस्तान में हुई है, इनकी इम्पैक्ट, इस चीज़ की इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली इनके देशों के ऊपर हो सकती है। और यही एक चिंता का विषय जो है वो भारत के लिए भी है। एक लंबे समय से भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर तालिबान की सत्ता आ चुकी है और भारत ने अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट किया था, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, जो लोगों में इन्वेस्ट किया था, जो डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट किया था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब धीरे धीरे किसी काम की नहीं रहेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ तालिबान। तो ये एक चिंता का विषय ऐसा है जिसमें भारत और ये 5 देश मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है स्कॉट लेवी। इनकी एक किताब है कारावान, उसका पोस्टर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, विल टॉक अबाउट इट। तो ये जो हिस्टोरियन है स्कॉट लेवी, उन्होंने अपनी किताब में, उन्होंने अपनी स्टडी में ये कहा है कि ये जो सिल्क रूट था, इस सिल्क रूट की वजह से साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लोगों के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, और वहाँ के जो किंग्स थे, ये हिंदू ट्रेडर्स जो हमारे रीजन से थे और मुस्लिम किंग्स जो ये सेंट्रल एशिया में थे, तो इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल रहे और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। तो काफ़ी एक सेक्युलर, आप देख सकते हैं कि एक डीएनए जो है वो काफ़ी सेक्युलर रहा है। और शायद इसकी वजह से ही जब अकबर यहाँ पर, मीन्स उनका तो जन्म यहाँ पर ही हुआ था, लेकिन उनके फोर फादर्स एक ऐसा रीजन से आते थे जहाँ पर सेक्युलरिज्म जो था वो हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता था, इट वाज पार्ट ऑफ कल्चर, और भारत का कल्चर भी ऐसा ही था। तो शायद इसकी वजह से अकबर जो है वो जाने जाते हैं सेक्युलरिज्म के लिए। एक इंटरेस्टिंग पोस्टर मैंने शेयर किया था आज मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि कई मायनों में एशिया के कई हिस्सों में संघर्ष न केवल राष्ट्रों, शस्त्र बलों और आर्थिक हितों के बीच में है, बल्कि संस्कृतियों के बीच में भी है। बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच में जो चीज़ें अब देखने को मिलेगी, तो इट्स नॉट अबाउट आर्म्ड फोर्सेस, इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमी ओनली, इट्स मोर अबाउट कल्चर। तो अफगानिस्तान का ये जो तालिबान है, ये चाहेगा कि उनका कल्चर स्प्रेड हो, तो कल्चर्स के बीच में भी संघर्ष जो है वो एशिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो यही है वो किताब जो स्कॉट सी लेवी की कारावान्स, इस किताब का नाम है। और इसमें बताया गया है कि कैसे पंजाबी जो खतरी मर्चेंट्स थे वो ये सिल्क रोड के माध्यम से बहुत सारा सामान भारत से सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रशिया तक पहुंचाते थे, और बीच में ये सेंट्रल एशियन देश आते थे और वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था, मदद की जाती थी। तो एक प्रकार का हाईवे था और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल थी। भारत की जो अलग अलग चीज़ें, स्पाइसेस, शुगर और दूसरा सामान जो है वो यूरोपियन देशों तक पहुँचा, और यूरोपियन देशों का सामान भारत तक पहुँचा। तो उसमें इन देशों ने, सेंट्रल एशियन देशों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर ओवर 300 years फ्रॉम अर्ली 13th century to mid 16th century, this trans-Asian land-based trade was a bountiful as the maritime trade through the इंडियन ओशन। जिस प्रकार से इंडियन ओशन के माध्यम से जो ट्रेड किया जाता था और उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें थी, लोग काफ़ी पैसा कमाते थे,
वैसे ही ये वाला रीजन जो है ट्रांस एशियन लैंड बेस्ड ट्रेड, ये भी काफ़ी बाउंटीफुल था। अब एक लेटेस्ट जो आज के ज़माने में एक चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। इसमें आप दो सिटीज़ को देख लीजिए, ये हैं मुंबई और ये हैं सेंट पीटर्सबर्ग या फिर मॉस्को, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल रूट हैं, जो स्टैंडर्ड रूट हैं, अगर भारत का कोई सामान हमें रशिया तक पहुंचाना और रशिया का कोई सामान हमें भारत तक पहुंचाना है, तो आपको अरेबियन सी से फिर ये वाला पोर्शन कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो दिस इज गल्फ ऑफ एडन। ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम क्या है बताइए? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको पता होगा, मैंने आपको कहा भी था इसके बारे में। जो एक कड़ी है जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करती है। तो एनीवे, अरेबियन सी से आप यहाँ से होकर फिर रेड सी से फिर यहाँ पर सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन, यहाँ से फिर जिब्राल्टर, फिर यहाँ से होते हुए यू विल रीच हियर एंड दिस इज नॉर्थ सी, राइट। अटलांटिक से फिर ये नॉर्थ सी में आ गए और फिर यहाँ से होते बाल्टिक सी और देन यू रीच हियर। तो एक बहुत ही लंबा रूट है, ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसका एक शॉर्टकट तैयार किया जा रहा है। और यहाँ से मॉस्को से आप नीचे आएंगे, राइट, एंड देन यू विल रीच ये कैस्पियन सी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। कैस्पियन सी से ईरान, ईरान से वहाँ का बंदर अब्बास पोर्ट, एंड देन यू विल डायरेक्टली रीच हियर टू मुंबई। तो यहाँ पर कैस्पियन सी जब आ गया तो आप यहाँ से इन सारे पोर्ट्स तक सामान जो है वो भेज सकते हैं और वहाँ से सामान जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, जो पुराना सिल्क रूट था, उसका एक नया वर्जन आप कह सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन जो है वो ये INSTC बनने की कोशिश कर रहा है ना। जब ये तैयार हो जाएगा तब मीन्स कुछ सामान जो है वो ट्रायल के तौर पर भेजा गया है, लेकिन अभी भी जो एक फ्लॉलेस कनेक्टिविटी है वो अभी भी अचीव नहीं हो पाई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेडर्स थे वो हिंदू थे और यहाँ के जो राजा थे सेंट्रल एशिया के वो इस्लामिक थे, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था और इसी वजह से बहुत सारे एरियाज़ में वहाँ के जो इस्लामिक राजा थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और घर बनाने की एक छूट दी थी हमारे हिंदू ट्रेडर्स को, हमारे देश के हिंदू ट्रेडर्स को। तो तब से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले की बात है, जब ये 5 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो भारत की यात्रा पर आए थे और उस टाइम पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने 4 C's प्रपोज किए थे। एक था कॉमर्स, दूसरी है कनेक्टिविटी, थर्ड इज कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड फोर्थ इज कॉन्टैक्ट्स, यानी कि पीपल टू पीपल, लोगों के बीच में रिलेशनशिप। इसमें सबसे कमज़ोर अगर कोई कड़ी है तो दैट इज़ कनेक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि INSTC जो है इसको और ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एयरवेज का इस्तेमाल काफ़ी होता है, रोडवेज एज वी कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तान बीच में है और अब अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया है, तो रोडवेज जो हैं दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वाटरवेज या फिर आप सीवेज जो कहते हैं, तो सीवेज और रेलवेज ये हम बंदर आबास या फिर चाबहार से फिर कैस्पियन और कैस्पियन से फिर इन देशों तक चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। Social and political stability within countries and within the wider region involving religious tolerance and amity are the keys to progress in South and Central Asia. ये जो दक्षिण और मध्य एशिया में अगर तरक्की चाहिए तो सेक्युलरिज्म ही एक रास्ता है और कम्युनिटीज़ के बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, तब जाकर ये रीजन जो है वो फलेगा फूलेगा। और इस रीजन के बारे में लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यूरोप जो है उससे भी बड़ा इकोनॉमिक जोन बनने की क्षमता है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया अगर मिलकर काम करे तो, लेकिन तनावों की वजह से ये रीजन जो है वो आज अपने पीक तक नहीं पहुंच पाया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर ए सिविक सॉलिडारिटी, ये द हिंदू का आर्टिकल है। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कहा है to submit an action taken report against the racial profiling and relocation of Chakma and Hajong communities in the northeastern states. तो ये जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है आप सबमिट कीजिए। आपने जो चकमा और
हेजोंग कम्युनिटी है, इनकी जो रेशियल प्रोफाइलिंग और रीलोकेशन किया है तो उसका क्या स्टेटस है, इसकी डिमांड की है NHRC ने। अब चकमा और हेजोंग कम्युनिटी जो हैं उनके इतिहास को जान लेते हैं। चिटगोंग हिल रीजन जो है, जो अभी बांग्लादेश में है, तो वहाँ पर एक कप्ताई डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली 60s, जब बांग्लादेश देश का जन्म नहीं हुआ था, उस टाइम पर यह ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो कप्ताई डैम वाला जो रीजन है वहाँ पर एक कर्नाफुली रिवर है, तो इस पर यह डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। और ये लोग जो हैं चकमा और हेजोंग कम्युनिटी के लोग, उनकी ज़मीनें यहाँ पर थी, तो उनको डिस्प्लेस किया गया, उनको उनकी ज़मीन से खदेड़ दिया गया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा और वो फिर एसाइलम यानी कि एक प्रकार के शरणार्थी बनकर भारत आए। और तब से उनको फिर एक रिलीफ कैंप्स में अरुणाचल प्रदेश में उस टाइम पर 1960s के टाइम पर रखा गया था। अब ये रहा चिटगोंग। बहुत ही मुश्किल से मुझे ये करुणाफुली रिवर जो है उसका मैप मिला है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द रिवर हियर, ये चिटगोंग वाला रीजन है, एंड दिस इज़ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ चिटगोंग, और यहाँ पर जो नदी है दैट इज़ दिस कर्नाफुली रिवर। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि चिटगोंग सिटी से कौन सी नदी पास होती हैं, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न शायद ना पूछा जाए, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कुछ शहरों के नाम दिए जाएंगे, जैसे कि एम्स्टरडैम और एम्सल नदी, राइट, लंदन और टेम्स, तो ऐसा ही दिल्ली और फिर यमुना, एंड देन यू हैव दिस चिटगोंग और कर्नाफुली। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन रॉन्ग होगा, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। यू नो आई एम श्योर आपने इस प्रकार के MCQs देखे होंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लीजिए। चिटगोंग तो कर्नाफुली नदी, ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिस इज कर्नाफुली एंड दिस इज चिटगोंग। ओके, मूविंग ऑन। 1996 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। इस जजमेंट में ये कहा कि चकमा रेसिडेंट्स जो हमारे देश के राज्यों में रहते हैं, उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है, इसकी रक्षा करना एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को, अरुणाचल प्रदेश को, ये एक आदेश दिया था, एक डायरेक्ट किया था अरुणाचल प्रदेश को टू ग्रांट देम सिटीजनशिप, कि चकमा और हेजोंग कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको आप सिटीजनशिप दे दीजिए। लेकिन आज भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इनफैक्ट वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगस्त 2021 में ये अनाउंस किया है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एक स्टैंड है। दूसरी जो एक लॉजिकल चीज़ है वो हमें ये समझनी है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसको भारत ने एसाइलम दिया था, अब जब हम एसाइलम देते हैं किसी को तो वो टेम्पररी बेस पर देते हैं कि कुछ सालों के लिए आप यहाँ पर आ जाइए, आपके देश में, आपके रीजन में जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी देन यू कैन गो बैक। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो लोग डिसलोकेट होते हैं या फिर एक जगह को छोड़कर, अपना घर जो है वो छोड़कर दूसरी जगह पर उनको मजबूरी में जाना पड़ता है, तो वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, राइट। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उनकी एजुकेशनल कंडीशन, ये सारी चीज़ें उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। एनीवे, जब वो हमारे देश में सेटल हुए उस टाइम पर एसाइलम जब दिया गया तो फिर यहाँ पर रहने लगे। अब उसके बाद युद्ध हुआ 1971 में। कल मैंने इसको लेकर एक प्रश्न भी आपको पूछा था। और युद्ध जैसी सिचुएशन है, युद्ध के बाद चीज़ें जो हैं वो एक नया देश बना, चीज़ें सेटल हुई। उस टाइम पर बांग्लादेश की भी सिचुएशन काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी ख़राब थी। ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो थे वो चीज़ों के फेवर में नहीं थे। अब जो लोग यहाँ पर आए थे 60s में, अब उनको कुछ साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो बहुत सारे लोगों की शादी हुई। शादी के बाद उनका परिवार आगे बढ़ा, उनको बच्चे हुए, बच्चों का जन्म भारत में हुआ। अब 60s के बाद कितने सारी जनरेशन्स जो हैं, ये आई थिंक थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन उनकी यहाँ पर रह रही है। अब आप उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए, तो ये लॉजिकल सेंस नहीं। उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यहाँ पर आए थे, लेकिन अब इन लोगों का जन्म जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो इस एंगल से भी चीज़ों को हमें
देखना चाहिए। और एक बात भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे ये कुछ राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तो वहाँ का जो एक ट्राइबल एनवायरनमेंट है, ट्राइबल लोग, उनका हैबिटेट, उनका जो जीवन का तरीका, तो इन सारी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल राइट्स जो हैं इनको गारंटी किए गए हैं। तो एक फाइन बैलेंस अचीव करना जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको थोड़ा वक्त लग सकता है। और इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड इज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सोसाइटी, फिर जो कम्युनिटीज़ हैं वो सारी कम्युनिटीज़ मिलकर डिस्कशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यही हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, कोर्ट सेज इट अगेन। ये सीबीआई और कोर्ट के बारे में कुछ आंकड़े रिवील करने वाला एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आज प्रिंट किया गया है। अब एक इनामुल हक नाम का एक व्यक्ति है, और यह व्यक्ति जो है वो लगभग 14 महीनों से जेल में था। सीबीआई का केस है, और क्रॉस बॉर्डर जो कैटल स्मगलिंग है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो गाय हैं और कुछ ऐसे बफेलोज हैं एक्सेट्रा, इनको स्मगल किया जाता है, कैटल स्मगलिंग जो होती है, तो इस रैकेट को लेकर एक केस फाइल किया गया। और सीबीआई का कहना यह है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो इनामुल हक नाम का व्यक्ति है, इज़ द मेन डॉन। यही व्यक्ति जो है इज़ द मेन चीफ हियर। इसकी ही गैंग जो है वो ये क्रॉस बॉर्डर कैटल स्मगलिंग करती है, और इसमें कुछ बीएसएफ, कस्टम्स और बंगाल पुलिस के लोग भी इसमें शामिल हैं एक्सेट्रा। अब इस व्यक्ति को बेल दे दी गई है बाय सुप्रीम कोर्ट, और बेल इसलिए दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि 14 महीनों से यह व्यक्ति जो है वो जेल में था, लेकिन अभी तक आप इसकी कॉन्स्पिरेसी जो आपने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, तो अब अभी भी आप कोई चीज़ जो है, एविडेंस जो है वो प्रूव या फिर सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। अगर आपके ऊपर कोई केस करता है तो फिर आपको बेल इसलिए मिलेगी कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप इनोसेंट माने जाते हैं। रूटीनली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सीक एक्सटेंशन ऑफ कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड साइटिंग ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। जनरली ये होता है कि जब आप बेल की अप्लाई करते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कोर्ट में यह कहती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, थोड़ा और वक्त दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके व्यक्ति जो है वो जेल में रहता है, और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती रहती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अंडर ट्रायल्स की बात करें तो जेल में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 76 लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं। अभी भी इनका जो गुनाह है ये प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम के आधार पर आप सालों तक किसी व्यक्ति को जो है वो सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, और ये इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी वाली जो चीज़ है इसके अगेंस्ट में है। दूसरी तरफ आप यूएसए, यूके जैसे देश को देखिए, वहाँ पर अगर 100 लोग जेल में हैं तो 76% का केस खत्म हो गया है, उनकी सज़ा जो है वो फाइनल हो गई है। सेम यूके की बात करें तो 84% केस में 100 में से 84% कैदी जो हैं, या फिर 84 कैदी जो हैं, उनकी सज़ा जो है वो प्रूव हो चुकी है, या फिर उनका केस जो है वो फाइनल एंड तक पहुंच गया है। अब हमारे देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी अगर कोई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ कोर्स, तो दैट इज़ सीबीआई। सीबीआई को कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए कि जो अलग अलग राज्यों की पुलिस फोर्सेस हैं वो सीबीआई को देखकर इंस्पायर और मोटिवेट हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि सीबीआई भी काफ़ी डिले वाला वर्क है उनका भी। और 2020 सीवीसी रिपोर्ट ये कहता है कि लगभग 20% जितने सीबीआई का जो स्टाफ है वो आज भी, मीन्स बहुत सारी पोजीशंस वहाँ पर वैकेंट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि ये वैकेंसीज ना हो, क्योंकि जब प्रॉपर कैपेसिटी में सीबीआई काम करेगी तो ज़्यादा केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन एक स्पीडी तरीके से हो पाएगा। दूसरी तरफ कोर्ट्स की भी अगर बात करें तो कोर्ट्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो इसमें भी गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में, और दूसरे स्टाफ में भी। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो गवर्नमेंट की साइड की जो प्रोसीजर है वो एज क्विकली एज पॉसिबल जो है वो गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों केसेस जो हैं वो हमारे देश में पेंडिंग है। और जब केसेस पेंडिंग होते हैं इतनी मात्रा में, तो जो गुनहगार हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो फिर सालों लग जाएंगे, चीज़ें जो हैं वो प्रूव नहीं हो पाएगी, या फिर इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू प्रूव थिंग्स।
तो इसकी वजह से भी ये गुंडागर्दी और जो ब्लैक मार्केट और जो भी चीज़ें चल रही है, स्मगलिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो दोनों के ऊपर उतने ही दोनों के बहुत सारे लूपहोल्स है, जुडिशरी और सीबीआई के। तो रिपोर्ट कार्ड दोनों के बारे में इतनी कोई अच्छी बातें नहीं करते हैं। दिस आर द फैक्ट्स, दिस आर द डार्क रियलिटीज ऑफ आवर सिस्टम। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टूवर्ड्स लो एमिशंस ग्रोथ, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स वी ऑल एग्री ऑन दिस थिंग कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इस पृथ्वी के लिए, हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा अगर कोई थ्रेट है तो दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गोल्स हमने सेट किए हैं, इन गोल्स को अगर हम अचीव भी कर लें तो भी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगा बाय 2100। अभी हम 2020 में हैं, लगभग 80 ईयर्स में, 2022 में हैं ऑफ कोर्स, तो मीन्स हम 20s में हैं, राइट, अर्ली 20s में हैं। तो आने वाले 80 ईयर्स में 2 डिग्री सेल्सियस को हम क्रॉस कर जाएंगे, इजीली क्रॉस कर जाएंगे ना। वी वुड बी थिंकिंग कि ये तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, इट्स नॉट दैट मच, इससे क्या होगा। सी, दिस इज एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। कई जगहों पर ये 6 डिग्री भी हो जाएगा ज़्यादा, कई जगहों पर ये 8 डिग्री भी हो जाएगा। तो अलग अलग रीजन में इसकी रेंज जो है, लेकिन एवरेज जो है ये 2 डिग्री सेल्सियस। और 2 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं टिपिंग पॉइंट, यानी कि एक बार इसको हमने क्रॉस कर लिया, एक बार एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया, उसके बाद इतना सारा डिस्ट्रक्शन होगा कि वापस जो पहले की सिचुएशन थी वो कभी नहीं हो पाएगी। सीरियसली, ये कभी नहीं हो पाएगी। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस फेज, राइट। एक बहुत ही छोटी सी विंडो है हमारे पास, अभी हमने काम नहीं किया तो दैट्स इट, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तबाही ही तबाही है। और ये सिर्फ डराने की बात नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। COP26 की जो मीटिंग हुई तो उसमें बहुत सारे देशों ने नेट जीरो प्लेजेस लिए और भारत ने 2070 का टारगेट रखा है। भारत ने जो नेट जीरो, भारत कब तक अचीव करेगा? 2070 तक, ठीक है। अब भारत को डेवलपमेंट भी चाहिए, भारत में गरीबी भी ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज हमें यहाँ पर खोलनी है। देश को जब तक हम डेवलप्ड स्टेज में नहीं पहुँचेंगे तब तक ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होगा। एक इट्स लाइक आपकी जो कार है, तो कार आप स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, फिफ्थ, आजकल कार्स में 6th गियर भी, 6 गियर्स आते हैं। तो जब तक आप 6th गियर तक नहीं पहुंचते तब तक आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। एक बार आप 6th गियर तक पहुंच गए, फिर आपका फ्यूल जो है, एवरेज जो है वो आपको सही एवरेज 6th गियर में ही मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको 1 2 3 4 5 तक जाना पड़ेगा। तो वैसा ही एक देश जो है वो जब तक डेवलप्ड स्टेज तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसको ज़्यादा फ्यूल और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट स्टैटिक हो जाती है। अब भारत का अभी तक का जो ग्रोथ हुआ है आज़ादी के बाद, अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड के जो हमारा ग्रोथ हुआ है ये ज़्यादातर ग्रोथ जो है वो सर्विस सेक्टर से हुआ है। हमारे देश में सर्विसेज जो हैं, जो टर्शियरी सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। आने वाले समय में मीन्स जो मेक इन इंडिया है वो क्या है बेसिकली, कि जो सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमी का, उसको हम एक्सप्लॉइट और उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेंगे। तो अब भारत के लिए ये सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम लो एमिशन फुटप्रिंट या फिर ग्रीन एनर्जी से क्या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा। और इसके लिए हमें चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। और इसके लिए हमारे लॉज, हमारी पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, नई स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेगी। क्लाइमेट फ्रेंडली और रेजिलियंट एनर्जी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ अब सिचुएशन ये हो गई है कि आपका जो प्रोडक्शन है या फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कितनी ग्रीन है। चाइना की बात करें तो चाइना की जो टेक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्ट्रेटजी, उसने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग R&D, यानी कि गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट, दिस इज़ R&D, यानी कि उनकी एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ पकड़ लीजिए, एंड दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बिजनेसेस। तो इन्होंने मिलकर R&D के ऊपर फोकस किया
और फिर नई टेक्नोलॉजीज़ का जन्म हुआ, फिर इनका इनोवेशन हुआ, गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना बहुत सारी जॉब्स जो हैं, ग्रीन जॉब्स जनरेट कर पाया है। ऐसा ही कुछ जो है वो हमें भी करना पड़ेगा। हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो चुकी है, राइट डायरेक्शन में हम क्लीन एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। और ग्रीन एनर्जी जो फोटो वोल्टेक और ये सारी चीज़ों में हम थोड़े पीछे रह गए हैं, लेकिन बैटरी प्रोडक्शन में, फिर जो दूसरी जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, सोलर और विंड टेक्नोलॉजीज़, इसके अलावा जो नैनो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होगा, तो इसमें हम R&D करके और ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा ग्रीन होना चाहिए आने वाले समय में, वरना फिर अगर भारत ये टारगेट अचीव नहीं करेगा तो दुनिया भी ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाएगी, एंड इट विल बी ए बिग डिजास्टर फॉर एवरी वन ऑफ अस। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको एक बार देख लीजिएगा। जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था अमर जवान ज्योति के साथ जुड़ा हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है 1971, लेकिन लेट मी टेल यू, बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं ये क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करते हैं, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एक्टिव पार्ट लें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं सिर्फ 3-4 लोगों के लिए पूछता हूँ, ये आप सभी के लिए हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं देन एज वेल इट्स फन इजंट इट टू सी के राइट आंसर क्या है। और ये रॉन्ग आंसर के बारे में मत घबराइए। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी है तो आई एम नॉट हियर टू जज यू। मैं जज नहीं करूँगा कि आपको इतनी भी चीज़ पता नहीं है, नो, इट्स अबाउट टेकिंग पार्ट। तो आंसर पता है नहीं पता है दैट्स फाइन, आपको जो भी लग रहा है वो आंसर पोस्ट कीजिए। अगर गलत हुआ तो क्या हुआ, कोई सज़ा तो नहीं है, थिंक अबाउट इट। एक और प्रश्न है आज के लिए, इंडिया एंड इजराइल जो हैं, इन दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के कितने साल पूरे हुए हैं, बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल्स एजुकेशन और फॉरएवर, ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पर, एंड हिट द लाइक बटन अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो, and share this lecture with other students. Again, a very happy Republic Day. Republic Day को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो क्यूरियसली फॉरएवर पर जल्द ही आ जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।